द खबरनामा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ सविता। आज देश में 2 चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। जी हाँ, काफ़ी समय से इंतजार चल रहा था आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। अब वो दिन आ गया जब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, जब वो एक राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ नहीं करता था, एक राज्य हुआ करता था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसमें लद्दाख का भी हिस्सा लगता था। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख समान रूप से एक राज्य हुआ करते थे। और 2014 में जब अंतिम बार वहाँ चुनाव हुए थे तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार थी। कुछ समय बाद वहाँ पे दोनों पार्टियों में आपसी मनमुटाव के कारण एक दूसरे से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वो सरकार गिर गई। काफ़ी लंबे समय तक किसी पार्टी ने वहाँ सरकार नहीं बनाई, जिसके बाद वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ पे राज्यपाल शासन लगा दिया। फिर राष्ट्रपति शासन भी वहाँ कुछ दिन लगा रहा। काफ़ी देखने के बाद जब किसी पार्टी ने वहाँ सरकार नहीं बना पाई, तब उसके बाद वहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई। और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे जो 370 धारा का एक मुद्दा था, वो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 370 धारा को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। काफ़ी विपक्षी पार्टी हमलावर रहीं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफ़ी कहती रहीं कि जब तक पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा तब तक वो पार्टियां चुनाव में नहीं जाएंगी। लेकिन आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सारे लोग चुनाव मैदान में गए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनाव भी हार गए। और इसके बाद अब ये चर्चा है कि क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो 2024 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी। तो ये अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कि वो हिस्सा लेंगे चुनाव में। उनके बेटे कहते रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अलग अलग राजनीति माहौल बना रहता है, क्योंकि आपको याद ही होगा जब 370 धारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उसके बाद आतंकवादी गतिविधियाँ और वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए वहाँ पे राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। मनोज सिन्हा को वहाँ राज्यपाल बना के भेजा गया था। पहले सत्यपाल मलिक को भेजा गया था, क्योंकि लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो वहाँ पर भी एक उपराज्यपाल को बना के भेजा गया था। तो पहले केंद्र सरकार ने वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक की, शांति व्यवस्था पर काम किया। उसके बाद अब आखिरकार वो दिन आ गया लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण पर्व, जब वहाँ वोट पड़ेंगे विधानसभा के लिए, लोग वहाँ वोट डालेंगे, एक चुनी हुई सरकार बनेगी। काफ़ी दिनों से वहाँ राज्यपाल शासन है, अब वहाँ पर एक अंतिम एक सरकार चुनी जाएगी। तो ये तो बता दिया पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए जम्मू कश्मीर में, चुनाव हुए 2024 के, उसमें वोट डाले लोगों ने, अब विधानसभा के भी वोट डालेंगे। अब बता रहे हैं कि पहली वो तारीख कब है जब जम्मू कश्मीर में वोट पड़ेंगे। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण होगा 18 सितंबर को, दूसरा चरण होगा 25 सितंबर को और तीसरा चरण होगा 1 अक्टूबर को। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। वोटों की गिनती होगी 4 अक्टूबर को। जी हाँ, वोटों की गिनती होगी 4 अक्टूबर को। इसी तरीके से हरियाणा में 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। पहले 87 सीटों की विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ परिसीमन हुआ था, जिसके कारण वहाँ की संख्या 90 हो गई है। और अगर वहाँ पे आप पाक अधिकृत कश्मीर को भी जोड़ दें, जो पूर्ण जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो करीब 124 सीटें होती हैं। लेकिन वो पाकिस्तान द्वारा अभी जो जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसके चलते 90 सीटों पर ही चुनाव होता है। तो 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 18, 25 और 1 को। उसी प्रकार हरियाणा में भी चुनाव होंगे, हरियाणा में पूरी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ पे भी 4 अक्टूबर को नतीजा आएगा। आपको याद ही होगा हरियाणा में पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया और वो लोकसभा जीतकर संसद पहुँच गए और उसके बाद वहाँ मंत्री भी बन गए। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। याद ही होगा आपको, आप देखते भी होंगे जो हरियाणा की पॉलिटिक्स होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती रहती है। पहले दुष्यंत सिंह चौटाला, जो जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई इनेलो से अलग हटकर, और फिर उस पार्टी के साथ गठबंधन किया। दुष्यंत चौटाला को अपनी सरकार में लगातार 4 साल डिप्टी सीएम बनाए रखा। आखिर में उनकी पार्टी का समर्थन उनसे विड्रा किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटाया और
जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स है हरियाणा में, उसमें उनको ये सुटेबल रहता है। जाट ज़्यादातर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जो नॉन जाट ओबीसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती है, जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है कि जाट कांग्रेस की तरफ जाएंगे, नॉन जाट ओबीसी जो पॉलिटिक्स है उनकी तरफ आएंगे, जो वोट पड़ेंगे। इसकी वजह से डिवाइड होगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आराम से बना लेगी। इसी वजह से जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने का साथ छोड़ दिया। दुष्यंत चौटाला लोकसभा 2024 का चुनाव अलग लड़े, अब की बार भी नहीं लड़ेंगे साथ में भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेजेपी और कांग्रेस में वोटों का बंटवारा हो जाए, जाट वोटों का बंटवारा हो जाए, जिससे उनको फ़ायदा मिले। और आपको याद ही होगा हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट के बहुत बड़े नेता हैं, जाट समाज के। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हरियाणा में पदयात्रा कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफ़ी समय से पदयात्रा कर रहे हैं। और लेकिन हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपसी फूट की, मनमुटाव की। आप अगर देखें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस में कहीं पर लड़ाई झगड़ा है तो वो हरियाणा में। वहाँ पे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तक नहीं हो पा रही है पिछले 10 सालों से। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक अलग गुट है, कुलदीप बिश्नोई जा चुके हैं पार्टी छोड़कर, किरण चौधरी पार्टी छोड़कर जा चुकी हैं। तो दूसरी तरफ उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हरियाणा के, और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है कि ये अलग गुट है। तो अगर देखा जाए पॉलिटिक्स के हिसाब से तो हरियाणा में जो प्रमुख चेहरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर फ्री हैंड कांग्रेस ने दिया तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे भीतरघात हुआ, कुमारी शैलजा का गुट अलग कैंपेन करने लगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट अलग कैंपेन करने लगा, और इससे भीतरघात होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कांग्रेस को विचार करना है कि मिलजुल कर हरियाणा के चुनाव में जाना है कि भीतरघात का शिकार होना है। तो इन मुद्दों पर द खबरनामा का लगातार चुनावी कैंपेन जारी रहेगा। द खबरनामा की टीम हरियाणा में चुनाव कवर करने भी जाएगी और दिखाएंगे हरियाणा का माहौल क्या, हरियाणा के चुनाव में क्या मुद्दे बन रहे हैं, हरियाणा का सीएम कौन होगा, ये भी दिखाएंगे। देखिए, एक संविधान अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान देश के, उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सब पार्टियों ने कहा था हम सपोर्ट करेंगे, आप कोशिश कीजिए। लेकिन इसके बाद आपको याद होगा कि रामनाथ कोविंद को एक देश एक चुनाव के लिए अध्यक्ष भी बना दिया गया था। अब कोशिश कीजिए एक देश एक चुनाव कैसे हो जाए। लेकिन इस समय एक अच्छी स्थिति थी कि कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, यानी 1-2 महीने का अंतर था। क्या अगर आप एक देश एक चुनाव के लिए इतने गंभीर थे तो आपने महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव की घोषणा इनके साथ क्यों नहीं कर दी? 4 राज्यों के इनके साथ वोट क्यों नहीं डलवा लिए गए? उनको क्यों छोड़ दिया गया? इनके वोट पड़ जाएंगे तब वहाँ चुनाव की घोषणा होगी। 1-2 महीने क्यों पहले वहाँ चुनाव नहीं कराए गए? इसके बाद बिहार में भी 2025 में जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं, तो 5-6 महीने पहले बिहार को भी क्यों नहीं इनमें शामिल कर लिया गया? अगर आप कोशिश करते हो तो 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कोशिश नहीं की, केंद्र सरकार ने भी कोई कोशिश नहीं की। 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई, बाद बाकी चुनाव राज्यों में कहा गया बाद में चुनाव होंगे। तो जब आप इतने सीरियस हैं कि हम एक देश एक चुनाव करवाएंगे, तो जब आपके पास एक मौका था 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का, तो आपने क्यों नहीं कराया? क्या ये सिर्फ एक वादा, एक जुमला ही क्यों ना कहा जाए? जब आपके पास मौका होता तो आप करते नहीं हैं, फिर कहते हैं हम एक देश एक चुनाव करवाएंगे। तो कैसे होगा? जब आपके पास एक अच्छा मौका था, 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते थे, महाराष्ट्र और झारखंड और एक राज्य जो बिहार, इनको क्यों छोड़ा गया? इनको क्यों कहा गया इनके बाद में चुनाव होंगे? तो यही एक जो आज खबर थी, इसी को द खबरनामा की टीम ने बताया। और आगे आने वाले समय में हमारी टीम हरियाणा भी जाएगी, महाराष्ट्र भी जाएगी, झारखंड जाएगी, और इसके बाद जम्मू कश्मीर भी जाने की कोशिश करेंगे, और बिहार में जब चुनाव होगा वहाँ भी जाएंगे। अलग अलग मुद्दे दिखाएंगे, माहौल दिखाएंगे, वहाँ के चुनावी माहौल के यहाँ क्या मुद्दे बन रहे हैं। देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सरस को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।